हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके चैप्टर संप्रभुता के बारे में बात करेंगे। राज्य के लिए संप्रभुता का वही महत्व है जो व्यक्ति के जीवन के लिए प्राणों का होता है। वस्तुतः संप्रभुता के बिना राज्य के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अब ये संप्रभुता चीज़ है क्या जो इतनी इम्पोर्टेंट है राज्य के अस्तित्व की, जिसके बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती? तो संप्रभुता का सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ क्या होता है। संप्रभुता, जो इंग्लिश में जिसको सोवेरेनिटी कहा जाता है, ये लैटिन भाषा के शब्द सुपर और एनस से लिया गया है। सोवेरेनिटी वर्ड है जो लैटिन भाषा के शब्द सुपर और एनस से लिया गया है। इसका मतलब क्या है? उसी भाषा में इसका मतलब क्या है? सर्वोच्च शक्ति। यानी सुपर और एनस का मतलब है सर्वोच्च शक्ति लैटिन भाषा में। ठीक है। शब्द की व्युत्पत्ति द्वारा स्पष्ट संप्रभुता के इसी अर्थ को वर्तमान में भी स्वीकार किया जाता है, लेकिन इस प्रकार का अर्थ स्पष्ट होते हुए भी राजनीतिक विज्ञान के विभिन्न विद्वानों ने संप्रभुता के संबंध में विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं। और ब्राइस के शब्दों में कहा जा सकता है कि संप्रभुता का प्रश्न राजनीतिक विज्ञान के सर्वाधिक विवादास्पद और उलझे हुए प्रश्नों में से एक है। अब हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले व्याख्या संप्रभुता की किस थिंकर ने की? जीन बोंदा ने सबसे पहले संप्रभुता के बारे में बात की। इनकी सर्वप्रथम व्याख्या जीन बोंदा के द्वारा की गई, जिन्होंने कहा था संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। ठीक है। सोवेरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट अनरेस्ट्रेंड बाय लॉ। इसका मतलब क्या है कि ऐसी कोई शक्ति है ये जो किसके ऊपर है? एक राज्य में जो नागरिक और जो प्रजा रह रही है उनके ऊपर कोई सर्वोच्च शक्ति पाई जाती है जिस पर उस राज्य के कानून का कोई अंकुश ना हो, यानी कानून बनाने वाली वह खुद ही हो। सब समझ में आ रहा है? जैसे ये यहाँ पे राज्य है, यहाँ नागरिकों का अधिवास है, प्रजाजन है, तो यहाँ कोई सरकार है वो शासन कर रही है। तो इन्होंने क्या कहा? संप्रभुता एक ऐसी शक्ति है जिसका ये जो नागरिक हैं ये इनका इस सरकार पर कोई अंकुश ना हो और जो कानून बनाने वाली खुद ही हो, जिस पर कानूनों का भी कोई अंकुश ना हो। तो जीन बोंदा ने सबसे पहले इसकी व्याख्या की थी और उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। दो चार डेफिनेशंस और देख लेते हैं थिंकर्स की। ग्रोशियस ने कहा था कि संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कृत्य अन्य किसी पर आश्रित ना हो और जिसकी आज्ञा का उल्लंघन ना किया जा सकता हो। यानी उस व्यक्ति में सर्वोच्च शक्ति निहित है जिसके जो काम है कोई किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है और जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। उस राज्य में उस व्यक्ति की आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, तो उस व्यक्ति को संप्रभु कहा जाएगा। ऐसे विलोबी ने परिभाषा दी है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है, यानी वह इच्छा जो सबसे ऊपर है राज्य में, उससे ऊपर कोई इच्छा नहीं है। यद्यपि इन परिभाषाओं में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन इन सभी विद्वानों का आशय एक ही निकलता है कि संप्रभुता का तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र में राज्य की सर्वोपरि शक्ति से है। यानी एक निश्चित क्षेत्र है जो राज्य का क्षेत्र है, जो राज्य की बाउंड्री है, उसमें जो राज्य की सर्वोपरि शक्ति है। जैसे फॉर एग्जांपल आज इंडिया है, इंडिया में हमने गवर्नमेंट चूज़ की, तो जो गवर्नमेंट है आज वो सर्वोपरि शक्ति है, वही कानून बनाती है, वही कानून को लागू करती है, तो उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है राज्य में। ठीक है। तो यही इन्होंने कहा कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति से है, लेकिन इनमें से किसी भी परिभाषा को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। इसका कारण क्या है कि संप्रभुता के दो पक्ष होते हैं, आंतरिक संप्रभुता व बाह्य संप्रभुता या बाहरी संप्रभुता। संप्रभुता के इन दो पक्षों में से उपयुक्त परिभाषाओं में जो हमने ऊपर बताई आपको, उसमें संप्रभुता का केवल एक पक्ष आंतरिक संप्रभुता को ही व्यक्त किया गया है। तो इसमें बाहरी संप्रभुता के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो अब देख लेते हैं इन दो का मतलब क्या है। आंतरिक संप्रभुता का मतलब क्या है? आंतरिक संप्रभुता का तात्पर्य यह है कि राज्य व्यक्तियों या व्यक्ति समुदायों से उच्चतर होता है और वह अपने निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों और निश्चित क्षेत्र में स्थित सभी समुदाय व संगठनों को किसी भी प्रकार की आज्ञा दे सकता है तथा शक्ति के आधार पर इन आज्ञाओं को मनवा सकता है। व्यक्ति अथवा समुदायों द्वारा इन आज्ञाओं के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। यानी आंतरिक संप्रभुता का मतलब क्या है कि जो राज्य है, जिस टाइम जो सरकार वहाँ पर शासन कर रही है, अब
पहले क्या होता था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी, लोग खुद ही शासन करते थे। अब जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया है, तो लोग अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। जैसे हम वोट देते हैं, वोट में हम अपने नेताओं को चुनते हैं, वो संसद में बैठते हैं, फिर वो हमारे लिए कानून बनाते हैं, तो हम ही ने अपने प्रतिनिधि चुन के भेजें, क्योंकि हम डायरेक्ट रूल नहीं कर सकते। तो जो प्रतिनिधि हैं वो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राज्य है वो एक निश्चित क्षेत्र में अपने समुदाय जो संगठन है वहाँ पर जो सारे व्यक्ति हैं उनको किसी भी प्रकार की आज्ञा दे सकता है और शक्ति के आधार पर इन आज्ञाओं को मनवा सकता है। तो ये हो गई आंतरिक। आंतरिक मतलब एक क्षेत्र के अंतर्गत राज्य है वो सर्वोपरि है, इन लोगों पर सर्वोपरि है। अब देखते हैं बाहरी संप्रभुता का मतलब क्या है। बाहरी संप्रभुता का तात्पर्य है कि राज्य किसी भी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। एक राज्य को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह विदेशों से जैसे चाहे वैसे संबंध स्थापित करे। कानूनी दृष्टि से वह मैत्री, युद्ध या तटस्थता इनमें से किसी भी मार्ग को अपना सकता है। ठीक है, यानी बाहरी संप्रभुता का मतलब क्या है। आंतरिक संप्रभुता का मतलब था कि एक क्षेत्र, एक एरिया में जो सरकार है शासन करी, जो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही है, वो वहाँ के लोगों पर संप्रभु है। ये हुआ आंतरिक संप्रभुता का मतलब। और बाह्य संप्रभुता का मतलब क्या है। जैसे दो देश हैं तो ये राज्य इस देश के साथ अपने संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। इस पर कोई बाध्यता नहीं है कि आप दूसरे देशों के साथ, ये कोई और कंट्री है, हो सकता है इस राज्य का इस कंट्री के साथ मित्रतापूर्ण रवैया हो और इस कंट्री के साथ ये दुश्मनी वाला रवैया अपनाए, अच्छे विदेशी संबंध स्थापित ना करे, तो इसको कोई कहने वाला नहीं है। ये अपने आप में सर्वोच्च है अपने दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने में। तो यानी इस राज्य को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है कि ये दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध स्थापित करे। तो ये जो बाहरी क्षेत्र है, आंतरिक का मतलब राज्य के अंदर क्या हो रहा है, और बाहर मतलब राज्य के बाहर दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करते टाइम, या फिर दूसरे देश का इस पर कोई कंट्रोल ना हो, कि दूसरा देश का इस पर कोई कब्जा ना हो, दूसरे देशों के साथ ये विदेशी संबंध स्थापित करने में स्वतंत्र हो। तो ये है बाहरी संप्रभुता। यानी संप्रभुता का सीधा सा मतलब क्या है कि सर्वोच्च शक्ति। अगर आपसे पूछा जाए संप्रभुता, तो सिंपल वर्ड्स में आपको ये ध्यान रखना है कि संप्रभुता का मतलब है सर्वोच्च शक्ति, जो आंतरिक रूप से भी सर्वोच्च है और जो बाहरी रूप से भी सर्वोच्च है। तो इन दोनों पक्षों को अगर हम दृष्टि में देखें तो संप्रभुता की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कुछ फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल अपना इंडिया है, इंडिया की फिक्स्ड बाउंड्री है, ये इंडिया है, तो ये फिक्स्ड एरिया यानी निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ जितने भी सभी व्यक्ति व समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है, और जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्य के साथ अपनी इच्छा अनुसार संबंध स्थापित कर सकता है। इंडिया के एग्जाम्पल से समझें तो जैसे इंडिया है, ये राज्य अपनी जो टेरिटरी है, ये जो लोग निवास कर रहे हैं, जितने भी समुदाय हैं, जितने भी संगठन हैं, वो सब एक ही सरकार के अधीन है। ऐसा तो है नहीं कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो तो सरकार का कहना मानेंगे, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो नहीं मानेंगे, या जो सिख है वो नहीं मानेंगे, या जो हिंदू है वो नहीं मानेंगे। तो सबको माननी पड़ेगी, चाहे कैसा भी समुदाय हो, कैसा भी संगठन हो, सबको एक ही सरकार के अधीन रहना है और उसकी बात माननी है, और एकता के लिए ये ज़रूरी भी है। ठीक है, तो ये हुआ आंतरिक रूप से। और इंडिया है, जैसे यहाँ पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, यहाँ चाइना है, तो ये दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपने किस प्रकार संबंध स्थापित करता है वो इंडिया पर निर्भर करता है। उसको कोई बताने वाला नहीं है, कोई उसको फोर्स करने वाला नहीं है कि आप इस देश के साथ अच्छे संबंध स्थापित करो या फिर ऐसे करो। तो इंडिया अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाता है, वहाँ की सरकार खुद अपनी पॉलिसीज़ बनाती है, तो इसलिए वो बाहरी रूप से भी क्या है, संप्रभु है। यानी उसके ऊपर और कोई शक्ति है नहीं है जो उसको ऊपर स्थापित हो, यानी वो सर्वोच्च शक्ति है। जो सरकार है इंडिया की, वो सर्वोच्च शक्ति है बाहरी पॉलिसीज़ डिसाइड करने में और आंतरिक पॉलिसीज़ डिसाइड करने में। ठीक है, तो अब संप्रभुता के लक्षण देख लेते हैं। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। इस उपयुक्त धारणा जो हमने देखी, इसके आधार पर निम्नलिखित लक्षण बताए जा सकते हैं। पहला, निरंकुशता। इसका मतलब क्या है कि निरंकुशता संप्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति से है, और जैसा कि संप्रभुता के इस अर्थ से ही स्पष्ट है, वह सर्वोच्च शक्ति निरपेक्ष व निरंकुश होती है। संप्रभुता आंतरिक और बाहरी दोनों ही क्षेत्रों में निरंकुश व सर्वोच्च होती है।
आंतरिक क्षेत्र में संप्रभुता सभी व्यक्तियों और समुदायों पर नियंत्रण रखती है, शक्ति के आधार पर उनसे अपनी आज्ञाओं को मनवा सकती है। वह किसी के द्वारा भी राज्य की आज्ञाओं को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार बाहरी क्षेत्र में भी एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के संबंध में पूर्णतया स्वतंत्र होता है। वैधानिक दृष्टि से आंतरिक व बाहरी क्षेत्र में राज्य की संप्रभुता पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इसलिए क्या है, निरंकुश। निरंकुश मतलब उसके ऊपर कोई नियंत्रण ना हो, वो सर्वोच्च हो। संप्रभु अन्य सभी से आदेश पालन कराने की स्थिति में होता है, लेकिन स्वयं किसी के आदेश का पालन करने का अभ्यस्त नहीं होता। यानी संप्रभुता का एक लक्षण क्या है, जैसे हमने डेफिनेशन देखी उससे एक लक्षण ये निकल के आता है कि संप्रभुता निरंकुश होती है, उसके ऊपर कोई और नियंत्रण नहीं होता, वह सर्वोच्च है। दूसरा इसका लक्षण क्या है, मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी। मौलिकता का अर्थ क्या है कि राज्य की संप्रभुता मौलिक है, किसी अन्य सत्ता के द्वारा प्रदत्त नहीं है, किसी अन्य सत्ता के द्वारा दी नहीं गई है। अगर यह स्वीकार कर लिया जाए कि संप्रभुता दी जा सकती है, तो ये भी मानना पड़ेगा कि इसे देने वाली सत्ता राज्य और प्रभु सत्ता से भी ऊपर होगी और अपनी दी हुई वस्तु को उसके द्वारा अपनी इच्छा अनुसार वापस भी लिया जा सकेगा। संप्रभुता की परिभाषा के अनुसार संप्रभुता से उच्च किसी अन्य सत्ता का अस्तित्व असंभव है। यानी मौलिक क्या है, मतलब ओरिजिनल है। संप्रभुता ये नहीं है कि एक देश ने दूसरे देश को दे दी। फॉर एग्जाम्पल इसका हम ऐसे समझें कि जो इंडिया की संप्रभुता है वो मौलिक है, अब किसी और कंट्री ने इंडिया को संप्रभुता नहीं दी है। और अगर ऐसा होता कि फॉर एग्जाम्पल मान लो चाइना है, तो चाइना ने कहा कि आज आप संप्रभु हो, हम आपको संप्रभुता दे रहे हैं, तो क्या होता कि इंडिया से ऊपर इसका मतलब चाइना है, क्योंकि इंडिया को कोई और चीज़ दे रहा है लाके कि भाई हम आपको देते हैं, तो वो उससे ऊपर ही हुआ ना, इंडिया से ऊपर हो गया। तो फिर इंडिया संप्रभु कहाँ रह गया, उससे ऊपर तो चाइना हो गया। तो यानी संप्रभु का मतलब क्या है, सर्वोच्च शक्ति। तो यानी यहाँ सर्वोच्च शक्ति क्या हो गया, चाइना हो गया, क्योंकि चाइना इंडिया को दे रहा है कि भाई लो आप संप्रभुता का यूज़ करो, हम आपको दे रहे हैं संप्रभुता। तो यानी देने वाला है, तो वो उसके पास थी संप्रभुता, वो इंडिया को दे रहा है, तो इसका मतलब वो सर्वोच्च शक्ति होगी। जबकि संप्रभुता का मतलब ही क्या है कि सर्वोच्च शक्ति, उसके ऊपर किसी और का नियंत्रण ना हो, उसे कोई देने वाला ना हो। इसलिए संप्रभुता है वो एक ओरिजिनल या फिर मौलिक अवधारणा है, वो किसी के द्वारा किसी को नहीं दी जा सकती, वह रहती ही है। इंडिया है वो संप्रभु है ही, ऐसा नहीं कि दूसरी कंट्री ने इंडिया को संप्रभु बनाया है। अगर ऐसा होता तो दूसरी कंट्री इंडिया से ऊपर हो जाती, तो इंडिया की संप्रभुता तो रहती ही नहीं, फिर वो कंट्री संप्रभु कहलाती, क्योंकि संप्रभुता का मतलब क्या है, सर्वोच्च शक्ति। ठीक है। इसका तीसरा लक्षण क्या है, सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता का अर्थ है कि राज्य के अंतर्गत सभी व्यक्तियों और समुदायों पर राज्य की प्रभुत्व शक्ति का नियंत्रण रहता है। सर्वव्यापक मतलब सबके ऊपर इसका नियंत्रण है। राज्य के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी समुदाय हैं, सब इसके अंडर रहते हैं, सब पर इसका नियंत्रण रहता है। कोई भी संप्रभु शक्ति से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। ठीक है। और अगर राज्य के अंदर किसी व्यक्ति विशेष को या वर्ग विशेष को कोई विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, तो इन विशेषाधिकारों का अस्तित्व राज्य की इच्छा पर ही निर्भर करता है। राज्य चाहे तो वहाँ से वापस ले सकता है। ठीक है। सर्वव्यापक मतलब जो संप्रभुता है राज्य की, वो एक राज्य के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं सब पर लागू होती है, सर्वव्यापक है, चारों तरफ है। ठीक है। यही हमने डेफिनेशन में देखा था कि अगर जैसे इंडिया है तो इंडिया के सारे लोगों पर वहाँ का जो संप्रभु है वो शासन करेगा। मैं बार बार ये यूज़ कर रही हूँ कि राज्य संप्रभु होता है, राज्य संप्रभु होता है, तो जबकि राज्य और सरकार में डिफरेंस होता है, वो हम अब देखेंगे। इसका एक लक्षण है स्थायित्व यानी परमानेंस। परमानेंस का मतलब क्या है कि हम कई बार सोच लेते हैं कि एक सरकार संप्रभु है, जबकि सरकार संप्रभु नहीं होती, वो राज्य संप्रभु होता है। मतलब कि सरकार है वो तो बदलती रहती है। आज आपने जैसे बीजेपी को वोट दिए हैं तो 5 साल बीजेपी गवर्न करेगी, हो सकता है कल आप कांग्रेस को वोट दो तो उसके नेता इंडिया पर गवर्न करें, तो क्या हुआ, यहाँ सरकार बदल गई। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि संप्रभुता भी चली गई। जैसे अब 5 साल बीजेपी गवर्नमेंट में है और अगर फिर आप कांग्रेस को जिताते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी अगर चली गई तो साथ ही संप्रभुता भी चली गई। बीजेपी के लोग चले गए, उनके नेता हट गए, उसकी जगह कांग्रेस के नेता आ गए, लेकिन इंडिया है वो तब भी संप्रभु था और अभी भी संप्रभु है। ये नहीं है कि एक सरकार के बदलते ही संप्रभुता नष्ट हो जाती है या फिर उनके साथ ही चली जाती है, क्योंकि दूसरे लोग आएंगे। तो क्या है, यहाँ हम देखेंगे कि राज्य व सरकार में
डिफरेंस होता है। सरकारें बदलती रहती हैं, लोग सरकारों को बदलते रहते हैं, हर 5 साल से बदल जाती हैं, लेकिन राज्य है वो परमानेंट। इंडिया तब कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा, बस यहाँ सरकारें बदलती रहेंगी। तो इसलिए राज्य संप्रभु होता है, लेकिन राज्य एक अमूर्त अवस्था है कि राज्य खुद शासन नहीं करता। राज्य की संप्रभुता का प्रयोग कौन करता है? सरकारें करती हैं। आ रही है बात समझ में कि संप्रभु तो राज्य होता है, उसकी संप्रभुता कभी नष्ट नहीं होती, सरकारें बदलती रहती हैं। तो जो सरकारें बनती हैं वो राज्य की संप्रभुता का प्रयोग करती हैं, क्योंकि राज्य कैसे कर सकता है संप्रभुता का प्रयोग? राज्य तो एक भौगोलिक तत्व है, एक बाउंड्री है, वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे उस संप्रभुता का? विभिन्न सरकारों के माध्यम से। तो सरकारें आएंगी, राज्य की संप्रभुता है उसका यूज़ करती हैं। संप्रभुता का मतलब क्या है? उस टाइम वो सरकार है वो सर्वोच्च होगी, वही कानूनों का निर्माण करेगी, वही कानूनों को पालन करवाएगी। ठीक है, तो एक राज्य है वो संप्रभु होता है, और सरकारें हैं वो राज्य की संप्रभुता का यूज़ करती हैं। लेकिन सरकारें अगर बदल गई तो ये नहीं है कि संप्रभुता चली जाएगी, दूसरी सरकार आएगी वो संप्रभुता का यूज़ करेगी, वो कानून बनाने लग जाएगी, वो कानूनों का पालन करवाने लग जाएगी। ठीक है, तो संप्रभुता स्थायी होती है, इसका अंत करना, इसका मतलब है राज्य को ही समाप्त करना है। संप्रभुता एक ऐसी संस्था के रूप में होती है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। न केवल सरकारों के परिवर्तन वरन एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त कर लेने से भी संप्रभुता नष्ट नहीं होती, वरन विजित राज्य की प्रभुत्व शक्ति विजेता राज्यों के हाथ में चली जाती है। अब ये नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है, यहाँ दूसरी कंट्री है, ये संप्रभु थी कभी, अब इस कंट्री ने इस पर आक्रमण कर दिया और इस पर कब्जा कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस राज्य की संप्रभुता नष्ट हो जाएगी। भाई इस संप्रभुता तो है, लेकिन अब इस राज्य पर इस राज्य की संप्रभुता स्थापित हो गई, यानी इस राज्य पर इसने कब्जा कर लिया। फॉर एग्जाम्पल ए बी, तो बी राज्य पर अब ए का कब्जा है, ए का कब्जा है, तो यानी यहाँ पर संप्रभु कौन हो गया? ए हो गया, क्योंकि संप्रभुता का मतलब क्या है? सर्वोच्च शक्ति। अब बी पहले संप्रभु था, आज ए का कब्जा है, तो ये नहीं है कि बी की संप्रभुता नष्ट हो गई, वो ए के पास चली गई, ए आज उस पर संप्रभु है, ए के कानून वहाँ लागू होंगे जब तक उसका कब्जा रहेगा, और जिस दिन बी स्वतंत्र हो जाएगा अपने आप मतलब कोशिश करके, तो उस दिन बी वापस संप्रभु बन जाएगा। ठीक है, तो संप्रभुता नष्ट नहीं होती, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। जैसे सरकारें बदलने पे एक सरकार से दूसरी सरकार में चली गई, लेकिन राज्य है वो संप्रभु होता है, उसका संप्रभुता का यूज़ सरकारें करती हैं। तो अगला है अपृथक्करणीयता, यानी अपृथक्करणीयता मतलब पृथक्करण नहीं हो सकता, संप्रभुता राज्य से अलग नहीं हो सकती, राज्य नष्ट होगा तभी संप्रभुता का त्याग होगा। संप्रभुता राज्य के व्यक्तित्व का मूल तत्व है और उसे अलग करना आत्महत्या के समान है। प्राय ऐसा भ्रम हो जाता है कि किसी राज्य के एक खंड के अलग होने से या उसका कोई एक भाग किसी अन्य राज्य द्वारा जीत ले जाने पर उस खंड अथवा भाग से संबंधित संप्रभुता उस राज्य से अलग हो गई, लेकिन वास्तव में इससे संप्रभुता राज्य से पृथक नहीं होती, संप्रभुता का हस्तांतरण मात्र होता है। ये पहले भी बताया कि संप्रभुता का, जैसे एक देश ने इस एक कंट्री के भाग पर कब्जा कर लिया तो हस्तांतरण मात्र हुआ, संप्रभुता इस भाग की इस कंट्री के पास चली गई जिसने कब्जा किया था। संप्रभुता नष्ट नहीं होती, पृथक्करण नहीं होती। ठीक है, संप्रभुता किसी को दी नहीं जा सकती। तो ये एक पॉइंट था अपृथक्करणीयता। अगला अनन्यता, इसका अर्थ है कि राज्य में केवल एक ही प्रभु शक्ति हो सकती है जो वैध रूप से जनता को आज्ञा पालन का आदेश देती है। एक राज्य के अंदर एक से अधिक प्रभु शक्तियों का अस्तित्व मान लेना राज्य के भीतर राज्य की मान्यता को स्वीकार कर लेना है और राज्य की एकता को भंग करना है। भाई क्योंकि संप्रभुता का मतलब क्या है? सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति एक ही हो सकती है। अगर एक राज्य में 2 सर्वोच्च शक्ति हैं तो आप किसको सर्वोच्च शक्ति बताओगे? या तो ये इससे ऊपर होगी या ये इससे ऊपर होगी, दोनों बराबर तो रह नहीं सकती कि सर्वोच्च शक्ति हमेशा एक होती है। तो अगर दो के पास एक से ज़्यादा शक्तियां हैं तो 2 संप्रभु हो गया, और एक के पास अगर ज़्यादा शक्तियां तो 1 संप्रभु हो गया, यानी राज्य में सिर्फ 1 संप्रभु होता है। संप्रभु मतलब जिसके पास हाईएस्ट पावर्स हैं, उससे ऊपर उससे ज़्यादा पावर्स किसी के पास नहीं है, ना आंतरिक क्षेत्र में ना बाह्य क्षेत्र में। तो ऐसा सिर्फ जैसे एक सरकार है तो वही हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल आज सरकार है, कल यहाँ पर क्रांति हो जाती है, विद्रोह हो जाता है, तो उस सरकार को अपदस्थ करके दूसरी सरकार बना लेते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना दोनों संप्रभु हो गए, दूसरी संप्रभुता उस दूसरी सरकार के पास चली गई क्योंकि आज उसके पास सर्वोच्च शक्ति हो गई है। तो इसलिए संप्रभुता अनन्य है, एक ही के पास संप्रभुता होती है। फिर अगला अविभाज्यता।
ये भी यही है कि संप्रभुता को आप विभाज्य नहीं कर सकते। विभाजित करने का मतलब क्या है? उसको नष्ट करना या एक से अधिक राज्यों की रचना करना है। ठीक है, क्योंकि एक राज्य में तो एक ही सर्वश्रेष्ठ सत्ता होती है और एक समय पर एक राज्य में दो सर्वश्रेष्ठ सत्ताएं निवास कर ही नहीं सकती। तो इसलिए संप्रभुता क्या है? अविभाज्य है कि भाई एक राज्य है, उसमें फिलहाल एक सर्वोच्च शक्ति है तो वो संप्रभु है। अगर दूसरी सर्वोच्च शक्ति आ गई तो इसका मतलब क्या है कि दो सत्ताएं साथ में नहीं रह सकती। उसने ज़्यादा पावर्स एक्वायर कर ली तो वो आज संप्रभु बन जाएगी, ये हट जाएगी। और अगर आपने ये कह दिया कि एक राज्य में दो संप्रभुताएं हैं, मतलब आपने संप्रभुता को नष्ट कर दिया है। संप्रभुता रही नहीं, संप्रभुता का मतलब ये सर्वोच्च शक्ति। तो आपने दो को बराबर कर दिया तो सर्वोच्च कहाँ रहे? तो आपस में बराबर हो गए, किसी से सर्वोच्च रहे नहीं। तो ये संप्रभुता के प्रमुख लक्षण थे।